Dear children, good morning. Today we will discuss about the framing of constitution and its features. तो हम इसमें इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे फॉर्म्ड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, उसके फीचर्स भी देखेंगे। फीचर्स इट मीन्स उसकी क्वालिटीज़ या विशेषता इसको बोला जाता है। क्वालिटी नहीं बोल सकते, फीचर्स मतलब उसमें क्या क्या है। ओके, तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशंस देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म हुआ। ओके, तो वो सारा प्रोसेस इसमें देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ए रूल डिज़ाइन टू गवर्न ए कंट्री रिजिम इज़ नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कोई भी किसी भी कंट्री में गवर्न द्वारा, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट द्वारा सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल, यानी कि सिस्टमेटिक कलेक्शन किया हुआ होना चाहिए रूल रेगुलेशन का डिज़ाइन, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। द लॉ ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कंट्रीज constitution and the constitutional laws should be subject to the relevant provisions. The constitution is superior to all the laws of the country. Constitution involves periodically changing requirement of the people's aspirations, expectations, interests, as well as the emotions which are high. That are the reasons constitution is known as live and a basic document. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कंट्री होता है, वो कंट्री उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज भी, रूल्स, रेगुलेशंस, हर चीज़ मेंशन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग उस कंट्री को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें तो एक सिस्टमेटिक हर तरीके से इंसान के लिए इंस्पायरेशंस भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है, इंटरेस्टेड भी है, और एज वेल एज इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है। एक तरीके से हम देखें कि हर चीज़ को देखा जाए तो ना तो एक्सप्लॉयटेशन कोई कर सकता, क्योंकि भाई उसमें हर चीज़ राइट्स भी दिए हुए हैं इंडिविजुअल पर्सनस के, है ना, रूल रेगुलेशंस भी दिए हैं। कोई क्राइम करता है उसके लिए भी, उस चीज़ के लिए भी दिया हुआ है। तो उस कंट्री में हर इंसान, यानी कि हर पीपल एक तरीके से अच्छे से रह सके, किसी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना, वो सारी चीज़ों को, या क्राइम ना हो, हर चीज़ को देखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और गवर्नमेंट उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इजंट इट। तो ये एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि उसमें लॉज होते हैं उस कंट्री के। ओके, क्लियर? नाउ प्रोसेस ऑफ द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to question of India independence. On the basis of recommendation of the cabinet mission, the Constitutional Assembly was constituted at the structure of the constitution was decided. यानी कि बिफोर द इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947, उससे पहले ही जो है उसकी प्रोसेस बनना चालू हो गई थी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई, कमेटियाँ बनना स्टार्ट हो गई, जिससे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली फॉर्म किया जा सके, मेंबर्स चुन लिए गए थे। ओके, तो 25 मार्च 1946 को उन्होंने एक मिशन, यानी कि 3 मेंबर्स का एक मिशन बनाया, कैबिनेट मिशन बनाया। ओके, तो उन्होंने जो जितने भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है, उन्होंने हर चीज़ का सॉल्यूशन और डिस्कशन जो भी है उस तरीके से उन्होंने फॉर्मेशन किया। ओके, और एक स्ट्रक्चर खाका तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इम्प्राइज्ड 389 members, in which various members from different religion, caste, gender, and peoples from various geographical diversification, political representative, and expert from various sectors were included. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, HP Modi,
HV कामनाथ, फ्रैंक एंटोनोम, यानी कि ये पर्सन्स क्या हुआ था, जो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की बनाई, जो कि कितनी मेंबर्स की थी, 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी। उसमें डिफरेंट जो मेंबर्स थे, यानी कि 389 मेंबर्स थे, वो सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिलीजन के थे, अलग अलग रिलीजन से थे, डिफरेंट कास्ट के भी थे, डिफरेंट मतलब जेंडर भी थे, जैसे वुमेन मैंस, तो किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, पार्शलिटी नहीं की गई थी। उस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। उसमें मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स थे। ओके, उनमें जो अगर हम देखेंगे तो एक एक तरीके से उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ लिया या कोई अपना भी मतलब पहचान का है, या जो लोग उसमें मेंबर बने थे या जिन लोगों की चल रही थी, तो ऐसा नहीं था। वो जो असेंबली बनाई गई थी, वो असेंबली में क्या था, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी थे, उसमें कुछ एक्सपर्ट भी थे जो उस चीज़ों को जानते थे कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने के लिए डिफरेंट हर तरीके के लोग भी होते हैं, लोगों को लगता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं होना, ये होना चाहिए। तो उसमें स्पेशलाइज्ड, एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में जो एक्सपर्ट लोग थे, उनको भी उन्होंने उस असेंबली में क्या किया, मिलाया था, मतलब मेंबर बनाया था। उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट लोग भी आप देखेंगे, इसमें जो लोगों के नाम भी दिए गए हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं। जैसे आप इसमें कृष्णा स्वामी अय्यर, बालदेव सिंह एंड वुमेन, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू है, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये पर्सन्स थे। यानी कि मेल, यानी कि हम देखें हैं तो टू उन्होंने कैटेगराइज में डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेल और फीमेल दो रिप्रेजेंटेटिव थे, मेंबर्स थे। तो मेल में जो हम बात की, अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कौन कौन से थे, मौलाना आज़ाद थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ओके, जवाहरलाल नेहरू थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये पर्सन्स थे। और भी इसमें नाम दिए गए हैं, ओके। लेकिन अगर वही वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करें तो उसमें सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये कौन थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे। ओके, तो अगर आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनमें जो मतलब मेल मेंबर कौन कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, HV कामनाथ थे, फ्रैंक एंटोनोमी थे, ओके। तो ये मेल मेल थे। और जो वुमेन जिसकी बात करें, उनमें आपकी जो मैन थी वो थी सरोजिनी नायडू, दूसरी विजय लक्ष्मी पंडित, ओके। तो ये फीमेल मेंबर्स थी। तो वेयर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। A drafting committee was appointed to the draft the constitution under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. This constituent assembly started working from 9th November 1946. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म तो की गई थी, उसने जो वर्क करना स्टार्ट कब से किया था, 9 नवंबर 1946 से स्टार्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, उसके जो चेयरपर्सन कौन थे, मतलब चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे B.R. अम्बेडकर जी। और उसके प्रेसिडेंट जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये आपको याद रखना, ओके। नाउ नेक्स्ट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इज मतलब वर्क फ्रॉम 9 September 1946. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फ्रॉम 416 sessions spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. Member of the assembly had the discussed thread where each and every details of its provisions, keeping in a concern the matter of constitution of the different countries. It means ये जो वर्किंग स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो 9 नवंबर 1946 से स्टार्ट कर दिया था। सेकंड थी कि ये जो मतलब वर्क किया गया था, वो लगभग अगर हम बात करें तो 2 years 11 days और 2 days 11 month 17 days में जो है बना के तैयार हुआ था। लेकिन उस ड्यूरेशन में 166 सेशन मतलब हो गए थे। मतलब मीटिंग जो बात करें, मीटिंग जो हुई थी वो कितनी मीटिंग्स की गई थी, 166 मीटिंग कर चुके थे,
ओके, उसमें जो है हर चीज़ को लेकर के कंसर्न किया गया था। और कंसर्न जो ऐसे इस टाइप का कंसर्न, जैसे मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अच्छी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया क्योंकि वो अच्छी चीज़ थी। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, तो वो आपका कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने जो डिस्कस करके आपस में जो है वहाँ पे जो मेंबर थे, उन्होंने डिस्कस करके इन सब चीज़ों को बैठ करके डिस्कस किया और उनको उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। अब हमने बात बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कुछ एक्सपर्ट पर्सन्स भी थे, पॉलिटिकल पर्सन्स थे, हर तरीके के लोग उसमें थे। ओके, नाउ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 295 आर्टिकल एंड 8 appendix after the amendment with the 395 articles and 9 appendix. The constitution was the form on 26 November 1949. The constitution was unanimously passed in the Constituent Assembly on 26 November 1950. Constitution of India come into existence, and India was declared as a republic nation. Thereafter, every year on 26th January, we celebrate Republic Day with the nation forever. It means इसमें जो उस टाइम पे 295 आर्टिकल्स थे और 8 अपेंडिसेस थे। और आफ्टर द अमेंडमेंट के बाद एक अमेंडमेंट क्या आया था, उस अमेंडमेंट के बाद 395 आर्टिकल्स हो गए और 9 अपेंडिसेस हो गए थे। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, ओके, वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन के अगर बात करें तो उसको एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं नेशन में, और हर 26 जनवरी को अपने इंडिया में हमेशा उसको क्या किया जाता है, एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्लियर। In the Indian Constitution, we have 4 lions as a national emblem, and the national slogan Satyamev Jayate, truth will always win. The Constitution's provisions provides for citizenship right, the duties of the people's directive principles of the state policy, union state relation, election, and emergency provision. Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborated national document. It means इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ नेशनल एम्बल, जो है आपने देखा होगा कभी भी कि जो मतलब हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक साइन होता है, उसमें जो शेर होता है, जैसे आपने नोट मतलब रुपीज़ पे भी देखिए आप, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, जो उन पे होते हैं, तो उसमें साइन होता है, जो उसमें हमें 3 शेर लॉइन दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 लॉइन होते हैं, एक पीछे छुपा रहता है। तो वो एक इंडिया का एक नेशनल एम्बल इसको बोला जाता है। और एक नेशनल स्लोगन है, उसको बोला जाता है क्या, सत्यमेव जयते। उस एक वर्ड होता है सत्यमेव जयते, उसका मतलब होता है ट्रुथ इज़ ऑलवेज विन, सत्य की हमेशा जीत होती है। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप। ओके, तो इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, मतलब ऐसे अलग अलग इस टाइप के राइट्स, पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं, जिससे किसी तरीके से कोई पर्सन का वो ना मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ओके, तो नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीएम्बल क्या होता है। ओके, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस किस तरीके से। ओके, डेफिनेशन हमने देखी, डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ हमने इम्पोर्टेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन का देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो ज़रा देखते हैं प्रीएम्बल क्या होता है। तो एक तरीके से हम देखें कि ये इंट्रोडक्शन है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल में बताया है सारी चीज़ें कि किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो प्रीएम्बल इज़ द कोर and important part of the constitution. Indian constitution begins with preamble. The word written in the preamble highlight the soul of the constitution. इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई है, प्रीएम्बल से की गई है। ओके,
तो हमने क्या क्या बताया आपको, प्रीएम्बल मतलब कि ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्या है, आत्मा है। आत्मा मतलब आप सर समझ रहे हैं, इट मीन्स कोई पर्सन है उसकी आत्मा, यानी कि अगर आत्मा ना हो तो इंसान डेड होता है, यानी कि अगर प्रीएम्बल को निकाल दें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा। ओके, क्लियर। नाउ द वर्ड इन inscribed in the preamble are given below। अब इसमें जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप देखेंगे प्रीएम्बल क्या है। ओके, तो इसमें पूरा ये एक तरीके से आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये जो वर्ड दिए गए हैं या जो ये लाइंस दी गई हैं, प्रीएम्बल दिया गया है, ये प्रीएम्बल बताया गया है, ये एक तरीके से इन्हीं का एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लोर है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल से। ओके, ये वर्ड्स हैं जैसे इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी बहुत डिस्क्राइब किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे इक्वलिटी की बात करें तो हर क्षेत्र में इक्वलिटी है, इंसान को, पीपल्स को, एनिमल्स को, हर तरीके से इक्वलिटी है। ओके, जस्टिस की बात करें, लिबर्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें, सेकुलरिज्म है, ओके, सोशलिस्ट है। इस तरीके से जो वर्ड्स हैं ना, ये इनको इन डिटेल से उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वलिटी की बात करते हैं, तो इक्वलिटी में तो सारे, इक्वलिटी मतलब सब समान होने चाहिए। तो जो हम लोग आज के टाइम में सोसाइटी में देखते हैं, चाहे वो वुमेन मैन को देख लीजिए, मतलब दोनों में एक तरीके से क्या है, पार्शलिटी की जाती है मोस्टली, तो अनइक्वल देखने को मिलती है कि वो मैन है वो वुमेन है। तो इस तरीके से कोई मतलब बेनिफिट्स होते हैं, या फिर हम बात करें कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्क होते हैं कि नहीं ये वुमेन करेंगे ये मैन करेंगे, तो ये क्या है, अनइक्वलिटी है। लो मतलब फैमिली में आप देखेंगे कि लड़के के साथ अच्छा बिहेव किया था, लड़की जो गर्ल होती है उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। ओके, तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है। तो एक मतलब कोई बच्चा प्यारा होता है, कोई नहीं होता मम्मी पापा के। कभी कभी आप देखिए कि भैया को ज़्यादा प्यार करते हैं और सिस्टर को कम प्यार करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या है, इनइक्वलिटी है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, चाहे आप इक्वलिटी को सोशल लेवल पे देख लीजिए, रिलीजन लेवल पे देख लीजिए, कास्ट लेवल पे देख लीजिए, या जेंडर बेस पे देख लीजिए। जो मैंने आपको बताया अभी वो जेंडर बेस पे बताया है कि जिस तरीके से जेंडर में अनइक्वलिटी देखने को मिलती है मेल एंड फीमेल, उसी तरीके से। ओके, या कास्ट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे 4 कास्ट्स में देखेंगे कि 4 कास्ट कौन कौन सी हैं, SC ST OBC एंड जनरल। तो कुछ रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, इक्वलिटी अनइक्वलिटी है। ओके, एंड रिलीजन की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ये क्या है, इंडिया में जो है रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू या मुस्लिम्स या किसी अदर कम्युनिटीज़ के लोगों को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर दें या कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। सबके साथ क्या किया जाएगा, इक्वल बिहेव किया जाएगा। या फिर हम लोग एक एग्जांपल दें कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री है या फिर चीफ मिनिस्टर है या उसका बेटा है, तो उसको स्पेशल राइट्स, या कोई चीफ मिनिस्टर है या पॉलिटिशियंस उनको अलग से राइट, ऐसा नहीं हो। सब ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ओके, दोज पर्सन्स आर लिविंग इन इंडिया, दीज आर ऑल आर इक्वल। ओके, तो ये क्या है, प्रीएम्बल है। तो आप देखिएगा, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। वी हैव solemnly resolved the constituent India into a sovereign, socialist, secularism, democratic republic, and to secure to all the citizens justice, social, economic, and political liberty, the of through experience, brief faith, and words, equality of the status and opportunity, and the प्रमोट एमोंग देम ऑल। तो इस तरीके से जो वर्ड दिए गए हैं इसमें, ये वर्ड्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नाउ द प्रीएम्बल रिमाइंड unchanged till 1976. In 42 Constitution Amendment in 1976, the word socialist, secularism, and unity and integrity of the nation were added. It means जो अमेंडमेंट 19 मतलब 42 है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट 42 किया गया था 1976 में, उसको इंडियन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इस टाइम पे जो है 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, कौन कौन से, सोशल, सेक्युलर एंड यूनिटी।
ओके, इन वर्ड्स को क्या किया गया था, ऐड किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इस अमेंडमेंट को। 42 अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। ओके, और इसको क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे कि अमेंडमेंट 90, अमेंडमेंट 42, अमेंडमेंट 98, अमेंडमेंट 97, अमेंडमेंट 72, इस तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ एक बार रिटन फॉर्म में जो लिखी हुई है उसको चेंज नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ओके, उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, काट के संशोधन नहीं कर सकते, ऐड किया जा सकती है। ओके, तो वही चीज़ें की जा रही हैं इसमें। तो इस तरीके से एक अमेंडमेंट किया है 42, तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऐड किया गया था। सेकंड थिंग, उसमें साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रीएम्बल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कीजिए लेकिन प्रीएम्बल में या प्रीएम्बल को किसी तरीके से छेड़खानी नहीं करना प्रीएम्बल के साथ। ओके, द प्रीएम्बल verbalize the fundamental objective of the constitution and ideas and principles. Therefore the preamble straightway give a clear instance of the rule of welfare. The preamble reflect constitution farmers psychs psychos sorry sex sake ओके, शेक। इट मीन्स इसमें बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो बनाया गया है वो रूल रेगुलेशन एंड वेलफेयर के लिए, मतलब रूल ऑफ वेलफेयर। ओके, तो जो कानून जो बनाए गए हैं किसके लिए, वेलफेयर के लिए बनाए गए। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल एज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट necessity. The understand the framing of any laws or its interpretation. Preamble gives a proper guidance to understand the policy behind the framing of any law. Preamble play an important role. The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स प्रीएम्बल का जो इम्पोर्टेंस है उसमें आप बताया है कि जो प्रीएम्बल है एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, देता है। सेकंड थिंग, इसमें जो एनी लॉज, एनी जो लॉ हैं वो हर लॉ देखने को मिलेंगे, मतलब ओके, यानी कि इंटरप्रिटेशंस जो हैं। दूसरा चीज़ इसमें बताया है कि किस तरीके से अंडरस्टैंड जो है कि अंडरस्टैंडिंग का भी उसमें वो बताया है कि हर इंसान समझ सकता है, इतनी इजीली इतने अच्छी तरीके से बताया है उन्होंने। ओके, और जो प्रीएम्बल का एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, व्हेन एनी एम्बिगिटी और obscure obscure details in a law arise, preamble helps in understanding and the interpreting the law. Thus the preamble serve as a compass to understand the provisions of constitution law. ये हमें जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ईच एंड एवरी लॉज को अंडरस्टैंड यानी समझने में बहुत हेल्प करता है। और हर चीज़ एक तरीके से बोलते हैं ना कि द समरी ऑफ द स्टोरी, मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है या कोई बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है तो सब देखेंगे कि कॉन्क्लूज़न होता है एंडिंग में। तो एक तरीके कॉन्क्लूज़न मतलब कॉन्क्लूज़न मतलब उस स्टोरी का सार। उसी तरीके से जो प्रीएम्बल है वो इसी तरीके से वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या दिया गया है, सार दिया गया है। ओके, तो प्रीएम्बल इज ए नेशन यूनिटी इंटीग्रिटी एंड द स्टैंडर्ड क्रस्ट ऑफ brotherhood among citizens who are having a noble sentiment and ideal. Preamble is packed by high ideal and goals. It means ये जो प्रीएम्बल है उसमें बताया है कि एक तरीके से आप देखेंगे कि ब्रदरहुड मतलब हर इंडियंस को ये बताता है कि सबको भाईचारे की तरह रहना है, अच्छे से रहना है। ओके, किसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है या
अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पिलर ऑफ द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल की पिलर मतलब इन द सेंस प्रीएम्बल में इन डिटेल्स क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ओके, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ें इन डिटेल इन द सेंस की बात करें, जैसे उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या अदर वर्ड्स, जो भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो किस तरीके से वर्ड यूज़ किए गए हैं, उनका मीनिंग क्या है, इन एट डिटेल्स। ओके, तो वो क्या है, पिलर्स हैं एक तरीके से, मतलब जो प्रीएम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीज़ के ऊपर टिका हुआ है वो एक तरीके से वो पिलर्स हैं। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, वो जो बिल्डिंग है वो पिलर्स के ऊपर टिकी होती है, उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल जो है वो टिका हुआ है किसके ऊपर, उन वर्ड्स के ऊपर, यानी कि वो पिलर हैं वो वर्ड एक तरीके से। तो उन वर्ड्स को इन डिटेल से देखना पड़ेगा कि अगर उन वर्ड्स को निकाल दें तो एक तरीके से जब पिलर को अगर हटा दें तो बिल्डिंग गिर जाएगा, उसी तरीके से इन वर्ड्स को भी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि एक वर्ड जो है, जैसे डेमोक्रेसी को ले लें, इक्वलिटी को ले लें, या फर्टिलिटी को ले लें, या सेक्युलर को ले लें, तो एक वर्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्क्राइब अगर किया जाए तो बहुत बड़ा है, एक्सप्लोर अगर किया जाए उसको तो बहुत बड़ा है। ओके, तो इनको इन डिटेल्स में देखेंगे। जैसे इसमें वर्ड दिए गए हैं, कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फर्टिलिटी है, एंड इक्वलिटी है, सोशलिस्ट है। ओके, तो ये वर्ड्स जो हैं ये एक अपने आप में, इनको हम इन डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन करके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास डेमोक्रेसी या पिलर ऑफ द प्रीएम्बल। बट उससे पहले आपको बता दूं कि आपको कॉपी टाइम से सबमिट करना है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मैं लिख करके नहीं प्रोवाइड करूँगा। आप अगर अच्छे से रीड करते हैं चैप्टर को, बार बार सुनते हैं चैप्टर को, तो आई होप सो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप ना कर पाएँ, आप इजीली कर पाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। बट अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे, आप नहीं अच्छे से रीड करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बी केयरफुली रीड द चैप्टर एंड केयरफुली रीड द चैप्टर एंड राइट द आंसर्स। ओके, तो सारी अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखिए सारे लोग, एंड जितनी भी एक्सरसाइज करा दी जाती हैं, क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन का एक आंसर, जो आंसर होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखा होगा कभी भी कि जब एक्सरसाइज कराता हूँ तो एक्सरसाइज का जो हर क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन को एक्सप्लेन ईजिली किया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या लिखना है। तो जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, आपको आंसर भी आपको ओरली बता दिया, तो जस्ट इतना तो आप कर सकते हैं कि खुद से लिखने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, आई विल करेक्ट इट, सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ होगा, तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिख के आ पाएंगे आप, समझ रहे हैं। तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जब आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे लिखने का, तो ईजीली, क्योंकि रटने से हर चीज़ नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। तो रटना नहीं है आपको समझना है और खुद से लिखने का ट्राई करना है। तो खुद ट्राई करिए। जब आप चैप्टर रीड कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं, और आंसर को ओरली बताया जा रहा है, तो जस्ट आपको ट्राई करना है लिखने का उस चीज़ को, कि आप कितना लिख पा रहे हैं। अगर आप लिख पा रहे हैं, इट मीन्स आपको समझ में आ गया, क्लियर, आपने अच्छे से पढ़ा है और समझ में भी आ गया, तो आप लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आपको नहीं लिख पा रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपने ढंग से अच्छे से चैप्टर को सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पा रहा है। सुनने के बावजूद ही उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं आप, इट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो उसको बार बार रीड कीजिए, आप बार बार पढ़िए, सुनिए बार बार वीडियो को, रिवर्स कर करके उसको फिर से पढ़िए। ओके, तो जस्ट केयरफुल एंड कंप्लीट योर वर्क। ओके, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।